में हमने चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम का एसएस का पहला चैप्टर है, उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करी थी कि अब एसएस की ब्लूप्रिंट बदल चुकी है तो उसमें 24 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं। इसी को आगे बढ़ा के आज पार्ट 2 इसी चैप्टर का शुरू करते हैं। उसमें हमारा आज का टॉपिक है फेड्स ऑफ गुजरात। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें से मैचेस ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। अलग अलग फेयर के नाम हैं, फिर उसके बाद प्लेसेस ऑफ फेयर मतलब कहाँ ये मेले का आयोजन होता है वो प्लेसेस के नाम हैं। उसके बाद समय कौन सा होता है मतलब उसकी जो तिथि है जिसे गुजराती में तिथि बोलते हैं। टाइम ऑफ फेयर मतलब कब उसका आयोजन किया जाता है, उसके टाइम के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुत सारे फेयर है, उसमें से मुझे जो आईएमपी लगते हैं वो फेयर में आज आपको ऑब्जेक्टिव्स के रूप में देना चाहता हूँ। जैसे कि 3rd नंबर पे है शामड़ाजी ठाकुर जी फेयर, जिसका आयोजन होता है शामलाजी में जो कि अरावली डिस्ट्रिक्ट में है, और उसका समय होता है कार्तक सुद 11 से लेकर पूनम तक। ठीक है। दूसरे नंबर पे है इम्पॉर्टेंट फेयर है भादरवी पूनम फेयर, जिसका आयोजन होता है अंबाजी में। गुजरात का बहुत बड़ा पिलग्रिमेज प्लेस है तो ये एज ए इम्पॉर्टेंट आ सकता है एग्ज़ाम में। और भादरवी पूनम का मेला लगता है भादरवी सुद पूनम से, पूनम के दिन, अकेले एक ही दिन होता है ये। उसके बाद है भवनाथ फेयर जो कि गिरनार जूनागढ़ में इसका आयोजन होता है, और मई वध 9 से लेकर 12 मतलब गुजराती में उसको बारस बोलते हैं, तो 4 दिन का ये मेला है। उसके बाद तरणेतर फेयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि तरणेतर सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन होता है। भाद्रपद चौथ से लेकर छठ मतलब कि ये भी 3 दिन का मेला है। उसके बाद है आईएमपी मेले में एक नाकलंग फेयर है जो कि कोड़ियाक भावनगर में जिसका आयोजन होता है, भादरवा वध अमावस्या के दिन होता है। उसके बाद माधवपुर फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, माधवपुर पोरबंदर में इसका आयोजन होता है, और चैत्र सुद 9 से लेकर 13 तक इसका आयोजन होता है। उसके बाद वौठा फेयर, ये एनिमल फेयर भी इसको कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेयर है ये। धौलका अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन होता है कार्तक सुद पूनम के दिन। उसके बाद डांग दरबार फेयर है जिसका लोकेशन है आहवा डांग डिस्ट्रिक्ट में, और वो फाल्गुन सुद पूनम के दिन ये मेला लगता है। उसके बाद गोड़ गधेड़ा फेयर, ये दाहोद गरबाड़ा में इसका आयोजन होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग मेला है। और 5 से लेकर 7 मतलब कि 3 दिन का, होली के बाद जो रंग पंचमी होती है ना वहाँ से ये मतलब मेला स्टार्ट होता है, 2-3 दिन का मेला होता है। उसके बाद भंगूरिया फेयर करके है जो कि कांवाट छोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेशन है, और होली टू रंग पंचमी के आसपास ही ये मेले का आयोजन होता है। तो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ज़रा ध्यान से, और मैंने जो आईएमपी दिया है ना उस मेले की लोकेशन और उसका टाइमिंग बड़े कम्प्लीटली लर्न कर देना। आगे बढ़ते हैं। अब एक और टॉपिक है इंडिया लैंड एंड पीपल में, उसमें मुझे आईएमपी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि द द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया। ये 110% आएगी ये लाइन, ध्यान रखना कि सबसे प्राचीन लोग इंडिया में कौन से गिने जाते हैं, तो द्रविडियंस को गिना जाता है। और नेग्रिटो में भी ये लाइन इम्पोर्टेंट है, नेग्रोज जिसे निग्रोज भी कहते हैं, वो भी मोस्ट एंशियंट इनहैबिटेंट ऑफ इंडिया इन्हें भी माना जाता है। लेकिन ये जो पूरा पैराग्राफ है ना ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि कहते हैं ना कि भाई सब लोग इसको मानते हैं कि भाई द्रविडियन जो है ना वो मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया है। लेकिन उसके बाद ये जो नेग्रिटो ऑस्ट्रेलॉयड द्रविडियंस है वो ये सब जो है नेग्रिटो ऑस्ट्रेलॉयड फिर मंगोलॉयड, ये सारे लोग जो है ना वो इंडिया में आके बसे थे द्रविडियंस से पहले, ऐसा माना जाता है। लेकिन वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो
आपको अगर ऐसा पूछे कि भाई मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया कौन से है, तो आपको द्रविडियंस ही लिखना है। और नेग्रिटॉइट में ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो कहाँ से आए थे, तो अफ्रीका से आए थे बलूचिस्तान होके इंडिया में, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलॉइड जिसको निषाद कहते हैं वो कहाँ से आए थे, देखो ये ऑस्ट्रेलॉइड, नेग्रिटॉइड और उसके बाद मंगोलॉइड भी है, तो ये लोग कहाँ से आए थे वो भी मैचेस में पूछ सकते हैं अगर पेपर को ज़्यादा डिफ़िकल्ट करना हो तो। उसके बाद देखो फिज़िकल फीचर्स है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बराबर ना। तो फिज़िकल फीचर्स को भी ध्यान से, जैसे कि नेग्रिटॉइड है, उनके फिज़िकल फीचर्स उनका कैसा था, तो दे वर ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 फीट, कर्ली हेयर थे उनके, तो ये भी आप लोग ज़रा ध्यान से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर निषाद ऑस्ट्रेलॉइड की बात करें तो उनका फिज़िकल फीचर्स थे, वो उनकी ब्लैक स्किन थी, हेड थोड़ा ब्रॉड था, नोज़ फ्लैट थी, उसके बाद हाइट में वो लोग शॉर्ट थे, ठीक है। और द आर्यंस हु कम लेटर, मतलब आर्यंस जो बाद में इंडिया में आए ना, वो उनको निषाद बुलाते थे, तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आज की तारीख में, जस्ट अ मिनट, हाँ, द ओरिजिन्स ऑफ द ट्राइब लाइक कॉल, the origin of the tribes like Kol, Munda and Khasi, tribes of Assam, the tribes of Nicobar and Myanmar, यहाँ जो मिलने वाली ट्राइब है ना, वो ऑस्ट्रेलॉइड से बहुत ही सिमिलरिटीज़ रखते थे, तो ये भी एक लाइन इम्पॉर्टेंट हो सकती है। उसके बाद द्रविडियंस में काफ़ी सारा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि द्रविडियंस को कंसिडर किया जाता है कि वो लोग क्रिएटर थे सिंधु वैली सिविलाइजेशंस के, और मोहेंजोदड़ो के भी वो लोग क्रिएटर थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद द्रविडियंस ने एक कंसेप्ट दिया था मदर को एज अ गॉडेस का और फादर को एज अ गॉड का, वो भी इम्पॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप दीप एंड आरती, ये इसके साथ पूजा करना, ये भी शुरू करवाया था द्रविडियंस ने, तो ये टॉपिक मुझे इम्पोर्टेंट लगे हैं। उसके बाद मंगोलॉइड्स में एक तो उनके फ़िज़िकल फीचर्स इम्पॉर्टेंट है, फिर वो लोग नॉर्थ चाइना से आए थे तिब्बत होकर और नॉर्थ असम में सेटल्ड हुए थे, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद उनके फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि वो लोग येलो कॉम्प्लेक्सन का मतलब होता है उसके स्किन का कलर येलोइश था, फेस उनका फ्लैट था, चिक्स चूबी थे, शेप्ड आइज थी, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मंगोलॉइड जो है वो येलो कॉम्प्लेक्सन की वजह से उनको किरात के नाम से भी जाना जाता है, ये भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है अल्पाइन डिनारिक एंड आर्मनॉइड, जो है वो कहाँ से आए थे, तो वो सेंट्रल एशिया से आए थे, वो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है। बाकी आर्यंस में ये जो नॉर्डिक, इसे इनको नॉर्डिक इसलिए कहते थे क्योंकि इंडिया में पहले नॉर्थ और साउथ दो अगर पार्ट हम इंडिया के गिने तो आर्यंस थे जो थे ना, वो नॉर्थ में रहते थे और द्रविडियंस जो थे वो ज़्यादातर साउथ में रहते थे, तो इसकी वजह से उनको नॉर्डिक कह के भी बुलाया जाता है, तो ये ज़रा ध्यान में रखना। उसके बाद है किंग आर्य भरत के नाम से इंडिया को भारतवर्ष, भारतखंड और भारत भूमि और भरत कुल ट्राइब के नाम से भी जाना जाता था इंडिया को, तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ, फिर ये लास्ट टॉपिक जो है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, ये 4 मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 3 मार्क्स भी आ सकते हैं, ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या लगता है मुझे, तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मेंशन, कहाँ मेंशन किए गए हैं, तो आर्टिकल 51A में, और उनके सब आर्टिकल 6, 7 और 9 में ये प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज पूरा मेंशन किया गया है। तो ये मैंने लाइन टू लाइन डिस्कस किया कि चैप्टर 1 में से क्या क्या आ सकता है एज अ ऑब्जेक्टिव के रूप में। अगर आप चाहते हो कि ऐसी और मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए, एसएस का पूरा जो सिलेबस है वो इजी कर दूं और बोर्ड के लिए आईएमपी ज़्यादा दूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
अगली वीडियोज़ में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।